बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आज करवाना है और आज कुछ बुक की एग्जांपल्स भी करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ना नॉर्मल मेथड से नहीं होगा, मतलब हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए ना, क्वेश्चन नंबर 8 उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत पुराने तरीके से भी कर सकते हो। मतलब आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है ना, ये वाला क्वेश्चन ना आराम से वही वैसे ही हो जाएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ आपके कोर्स में शामिल नहीं है जब आप रिड्यूस हो चुका है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करवाने के लिए मुझे ये लॉ पढ़ाना लाजमी है। क्योंकि ये लॉ लाजमी पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बेटा ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हिस्सा है, ये एनर्जी का हिस्सा है। सही है, तो इसको हम छुड़वा नहीं सकते। मैं आपको ये सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको याद मत कीजिएगा। सही है, लेकिन ये बच्चों को वैसे भी बहुत आसानी से याद हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं और बच्चे बच्चे की जबान पे ही रटा हुआ होता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इस लॉ को समझाऊंगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सही है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस लॉ को समझे बगैर नहीं कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको कंजर्वेशन वर्ड पहले कब यूज करवाया था? जब हम लोगों ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। वहां क्या पढ़ा था आपने? हमने वहां पर यह पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। कंजर्व के मीनिंग मैंने आपको बताए थे सेम के। तो अगर यहाँ पर हम लोग कंजर्व वर्ड यूज कर रहे हैं विद एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, यानी कि विल रिमेन सेम। बेटा अल्लाह ताला ने जितनी एनर्जी बना दी सो बना दी। अब हम लोग बेटा अल्लाह ताला ने जितनी एनर्जी बना दी सो बना दी। अब हम उसको ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस पॉइंट पर आकर ना बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं। पहले मैं आपको ये लॉ लिखकर बता रहा हूँ क्योंकि जरा अच्छी बात समझ में आएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can convert from one form, मैं लिख लूं फिर बात करता हूं, one form to another form। ये बहुत मशहूर ज़माना एक लॉ है जो बच्चों की जबान पर ना अक्सर चढ़ा हुआ होता है। बच्चे एकदम से फर 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 करके बोल देते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन इसको समझने के लिए ना बहुत बहुत टाइम चाहिए। जरा इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बेटा ये लॉ कहता है कि एनर्जी ना ही, नाइदर नॉर का मतलब पता है ना, ना ही ये ना ही वो। सही है, नाइदर क्रिएटेड मतलब एनर्जी को कोई भी बना नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला के। एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड, नॉर ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखो, हम लोग एनर्जी को सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। सही है, तो अब होता क्या है? आप बोलोगे मतलब हमें समझ में नहीं आया, अभी बताता हूँ। बेटा एनर्जी को कोई भी ना बना नहीं सकता, ना कोई तबाह कर सकता है। कैसे? बच्चे ने यहाँ पर मुझसे एक सवाल किया था, एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे यहाँ सवाल किया था, सर समझ में नहीं आ रही बात कि कैसे तबाह नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती। मैंने तो कहा कि आप इस लकड़ी को आग लगा दो, आग लगा दोगे तो क्या होगा? ये बर्न हो जाएगी और आप उससे हाथ हाथ सेक लो या फिर खाना पका लो, कुछ भी कर लो, आपने उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया।
तो बच्चे ने कहा सर इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई, इसके अंदर एनर्जी बताओ कहाँ से आई, ये मास है लेकिन इसके अंदर एनर्जी है। हर चीज के अंदर एनर्जी अल्लाह ताला ने रखी है। अगर आप उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप एक वाहिद तरीका जो बड़ा आसानी से समझ में आने वाला है, आग लगा दो, जला दो, बर्न कर दो, तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। इस लकड़ी के अंदर एनर्जी है, बताओ इस लकड़ी में एनर्जी कहाँ से आई। इस लकड़ी में एनर्जी, जब ये दरख्त था ना, तो दरख्त फौरन तो नहीं बना होगा, पहले ये छोटा सा पौधा होगा, उस पौधे ने सनलाइट से एनर्जी गेन की इतना बड़ा मास बन गया। इसको हम लोग कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन। मतलब एनर्जी बन सकती है मास से और मास बन सकता है एनर्जी से। मतलब एनर्जी कैन, ये देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको एक रिलेशन होता है बेटा, बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब ये देखो, ये वाला एक रिलेशन है जो कि आइंस्टाइन ने हमें दिया था, और आइंस्टाइन की मशहूर होने की वजह यही थी, ये वाला रिलेशन। इस रिलेशन में ये कहा था आइंस्टाइन ने कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? ये फार्मूला आइंस्टाइन ने हमें पूरा का पूरा अपने जिंदगी गुजार कर ये फार्मूला दिया था। अगर बच्चे कहते हैं कि ड्राइव कैसे हुआ, तो बेटा अभी आपने इसको ड्राइव करना नहीं पढ़ना, फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ना, सेकंड ईयर में भी नहीं पढ़ना। ये बहुत लंबी चौड़ी सी डेरिवेशन करके आइंस्टाइन ने हमें थमा दी, जिससे हम फायदा उठाते हैं। ई का मतलब होता है एनर्जी, मास एम का मतलब होता है मास, और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला ये कहता है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मैंने अभी कहा कि उस छोटे से पौधे ने सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब की, करता रहा करता रहा करता रहा, इतना बड़ा मास बन गया। दरख्त इतना भारी होता है ना, तो एनर्जी लेता रहा लेता रहा लेता रहा, और वो मास बनता रहा बनता रहा बनता रहा, ऐसा ही है, मास में कन्वर्ट होता रहा। तो वो सारी की सारी एनर्जी मास बनाने में यूटिलाइज हो गई, ऐसा ही है। अब आप चाहो तो उस मास में जो एनर्जी है ना, जो कि सनलाइट की वजह से आई है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे? उसको आप बर्न कर दो, जला दो, है ना, हाथ सेक लो, खाना पका लो, पानी गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, बेकिंग कर लो, तो आप एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब आपने दोबारा मास से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी ना कभी भी जाया नहीं होती, ना ही वो पैदा होती है। मतलब हमने जब उसको आग लगाई तो एनर्जी जाया नहीं हुई, वो इन्वायरमेंट में चली गई, सराउंडिंग में चली गई, सही है। और उसने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को हीट अप कर दिया, हमारे हाथ सेक दिए, खाना पका दिया, अब वो खाना हम खाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कभी भी तबाह नहीं हो सकती, कभी भी जाया नहीं हो सकती। हम लोग इस चैप्टर में और इस न्यूमेरिकल में फिलहाल अभी जो एनर्जी की कन्वर्जन देखेंगे वो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस, और किसी और एनर्जी की बात करनी नहीं है, सही है। तो अब मैं अपनी पॉइंट पर आ रहा हूँ, अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ, मुद्दे पर ये आ रहा हूँ कि बेटा हमारे पास एनर्जी दो तरह की है फिलहाल इस चैप्टर में। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग दो एनर्जी पर बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इन्हीं दोनों की कन्वर्जन भी करवाएंगे, मतलब इन्हीं दोनों की कन्वर्जन देखेंगे। फिलहाल ये लॉ आपके सामने लिखा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी कभी भी जमा नहीं हो सकती, ना ही पैदा हो सकती है, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो सकती है। ये देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है, ये रहा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये जमीन पर पड़ा हुआ है, अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? आप बोलोगे क्या ये मूव कर रहा है? मैं कह रहा हूँ नहीं कर रहा। क्या ये किसी हाइट पर है? नहीं है। इसका मतलब अभी इसके पास ना ही पोटेंशियल एनर्जी है और ना ही काइनेटिक एनर्जी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। मैं इसको उठाकर यहाँ से ऊपर ले गया, यहाँ पर ले आया। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसको किसी हाइट पर उठाकर रख दिया तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? बेटा हाइट पर ले जाने से तो पोटेंशियल एनर्जी आती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही है। तो अभी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है। अगर मैं इसको यहाँ से यूं करके नीचे की तरफ ड्रॉप कर दूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ही नीचे गिर रहा होगा वैसे वैसे कम होती जाएगी, है ना। अरे ये देखो,
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आ रहा है, कम हो रही 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 है। जैसे यहाँ पर आया पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बेटा? 0। इसका मतलब अगर आप किसी हाइट पर लेकर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और अगर नीचे लेकर आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। सही है? तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसके ऊपर वर्क करवाया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, जाया हो रही होगी, कन्वर्ट हो रही होगी। किस में कन्वर्ट हो रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ये मोशन में आ रहा है। मतलब ये देखो, अभी ये रुका हुआ था ना, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा ये नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन दूसरी एनर्जी बढ़ रही है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, जितना ज्यादा मूव करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सही है? ये देखो, अभी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं है, मूव नहीं कर रहा ना। जैसे ये नीचे जा रहा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। सही है? तो हो क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है? तो ये एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी बेटा, हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। तो जरा इसको बताओ, ऐसे लिख सकता हूं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन का मतलब नीचे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े जा रही है, गेन हुए जा रही है, गेन हुए जा रही है, गेन हुए जा रही है। तो इसको बोलते हैं ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। कम का मतलब लॉस होगी। सही है? लॉस होकर किस में कन्वर्ट हो रही होगी? काइनेटिक में। गेन हो रही है ना काइनेटिक में। तो ये देखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा बस इतने से लॉ के लिए मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी दास्तान सुनाई थी, जो कि आपको याद शायद नहीं करनी, सिर्फ आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। क्या लिखा हुआ है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी गेन, छोटा सा नीचे गेन लिख दिया, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा नीचे लॉस लिख दिया। ये देखो, ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। सही है? अब जो आखिरी न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाना है, इसके अंदर मैं इसी लॉ का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपको सुनकर एक बड़ी हैरानगी होगी कि हम लोग इस वाले लॉ से तो कर लेंगे न्यूमेरिकल को इजीली, लेकिन आप लोग इस न्यूमेरिकल को बगैर ये वाला लॉ पढ़े भी कर सकते हो। कैसे? चैप्टर नंबर 3 में जो न्यूमेरिकल्स किए थे ना हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, ये वही वाला न्यूमेरिकल है, लेकिन हम इसको इस लॉ से आराम से कर सकते हैं। कैसे? अभी करके बताता हूँ। चलो फिलहाल मुझे न्यूमेरिकल पढ़ने दो, लेकिन ये लॉ याद रखना, अपने पास लिख लो इसको। सही है? मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, इसको लिख लेना बेटा, छोड़ना नहीं, इसको लिख लेना लाजमी। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद डाटा बनाऊंगा। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन। बताओ क्या गिवन है? वेट गिवन है ना। ये देखो, वेट गिवन है एक ऑब्जेक्ट का 10 न्यूटन। अच्छा, इसके बाद कहते हैं फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी हाइट पर रखा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, ये किसी हाइट पर आ गया। किसी हाइट पर आने के बाद इसको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको हाइट गिवन है 10 मीटर की। 10 मीटर की क्या है? ये हाइट। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। और इसका वेट आपको कितना गिवन था? मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। वैसे आपने ये डायग्राम नहीं भी बनाई तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करो डायग्राम समझो। ये देखो, वेट गिवन है आपको कितना? 10 न्यूटन, और हाइट गिवन है। व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कहते हैं कि जब ये नीचे गिर रहा होगा तो गिरते 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 ये एक पॉइंट पर आएगा, जिस पॉइंट पर बिल्कुल ये जमीन से लगने ही वाला होगा। ये देखो, मैंने थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दिया, मतलब ये बिल्कुल गिरने वाला है, जमीन से टच होने वाला है। ये देखो, यहाँ पर था, नीचे आ रहा है, 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 इतना सा रह गया। कह रहे हैं, पूछ रहे हैं बताओ इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पर? ये देखो, इस पॉइंट पर। सही है? बिल्कुल जब ये जमीन से लगने ही वाला है।
तो बेटा हम इसके अंदर यहाँ पर एक लॉ अप्लाई करेंगे। अभी बताया था लॉ कौन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें निकालना क्या है पहले मुझे ये बताओ, हमें वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर। मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल दोनों मेथड से करवाऊंगा, इस वाले मेथड से जब करवा रहा हूँ इसके बाद एक और मेथड जो पुराना वाला है उससे भी करवाऊंगा। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलो बताओ क्या मैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जैसे ही ड्रॉप किया नीचे गिर रहा था, इसकी यहाँ पर एनर्जी कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे गिर रहा था पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, लेकिन कौन सी एनर्जी बढ़ती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। नीचे गिर रहा है, मोशन में आ गया ना। चलो बताओ यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद मैं लिखूंगा यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विच स्टेट्स दैट, यहाँ पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है ना, नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस। जैसे जैसे नीचे गिर रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन जब ये नीचे गिर रहा है तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ये बिल्कुल टच नहीं करने वाला होगा। सही है। तो बताओ यहाँ पर अब क्या करें बेटा, अब ना इसके बाद आकर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, एम जी एच। ये देखो जो कट रहा है इसको काट दो, मास से एम कैंसिल। अगर आप चाहो तो इधर ले जाओ फिर काट दो, एक ही बात है, मैंने यहीं पर ही काट दिया। ये डायग्राम डायग्राम बना लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आज का लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग फिर ऑन कैंपस मिलेंगे इंशाल्लाह। सही है, ये आपका 12वां लेक्चर है, तो इसके बाद कोई लेक्चर शायद ना आए, आप लोग अब ऑन कैंपस आकर इंशाल्लाह पढ़ोगे। चलो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अब क्या करेंगे, जो बचा वो तो लिखो। ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच। आपने क्या निकालना था बेटा, हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है ना, ये निकालना है, तो इसको यहीं पे रहने दो। ये देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच, ये 2 नीचे यहाँ पर डिवाइड में था ना, अगर इसको इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अच्छा ये देखो, अगर मुझे सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करनी है तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग रूट लेते हैं। ये देखो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट बनाया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बनाया, ये पूरी चीज अंडर रूट में आएगी, 2gh। चलो ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बताओ अंदर क्या क्या है, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी है 9.8, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन है आपको 10। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ। ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, 196, 196। अभी मैंने अंडर रूट नहीं लिया, अब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। ये देखो मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 14। 14 क्या, वेलोसिटी निकाली है मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। एक तो मेथड ये था, अब एक और मेथड भी सुन लो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, शाबाश। दूसरा मेथड मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से करवाऊंगा, सही है, इसको कॉपी कर लो। चलो सेकंड मेथड करवा रहा हूँ, ये देखो पहले मैं यहाँ पर लिख भी दूँ सेकंड मेथड।
ताकि आपको याद रहे। आप लोग ये भी कॉपी करना, सही है। चलो, आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई न्यूमेरिकल में हम लोग बुक में सॉरी पेपर में कौन सा करें। तो पेपर में आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर लो, सही है। लेकिन यहाँ पर ये वाला मेथड करवाना मेरी मजबूरी थी, मैं छोड़ नहीं सका था इसको, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ाऊंगा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने ये करवाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा से बता रहा हूँ। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि दोबारा थोड़ी डाटा बना रहा हूँ, जो कि 10 न्यूटन का है, इसका वेट गिवन है आपको 10 न्यूटन, और ये 10 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। कहते हैं कि जब ये बिल्कुल नीचे गिरने वाला होगा इसकी वेलोसिटी बताओ। मुझे एक बात बताओ, अभी जब ये इसको हमने यूं करके पकड़ा हुआ है, रेस्ट में है ये, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? बच्चे बच्चे को पता है, अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। जब ये नीचे गिरने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? पहले वाली इनिशियल है तो बाद वाली फाइनल होगी, सही है। और यही हमें फाइंड करनी है। याद आया कुछ? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। चलो एक और चीज बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक्सेलरेशन कौन सी वाली होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। चलो डाटा बनवाओ। ये देखो, वी आई इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, वी एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आगे बताओ h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें vf निकालना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? ये देखो, अगर आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो तो आराम से आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यूजिंग सॉल्यूशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन हम लोगों ने ये ऐसे नहीं लिखनी, ट्रांसफॉर्म्ड वाली लिखनी है ना, मतलब a की जगह g और s की जगह h। तो जल्दी से लिखवाओ, 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ऊपर वाली तो बेकार है, ऊपर वाली लिखने की जरूरत ही क्या है, इसको मिटा रहा हूँ, सही है। अब वैल्यूज पुट करवाओ। ये देखो 2 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू बताओ, जी की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई बाय हाइट बताओ, हाइट है 10, इज इक्वल्स टू वी एफ निकालना है, ऐसे ही रहने दो। वी आई कितना है? 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। चलो जरा ये डायग्राम कॉपी कर लेना दोबारा से, मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे वेट फिर क्यों गिवन है? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। चलो ये देखो, यहाँ पर ये देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, दोबारा से 196 आ जाएगा। ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आ रहा है 196। ये देखो 196 इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर तो बच्चा 0 ही हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें वी एफ निकालना है, वी एफ स्क्वायर को मैं इधर लिख रहा हूँ, 196 को इधर लिख रहा हूँ। अगर आपने स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये देखो स्क्वायर रूट लेने लगा हूं, सॉरी स्क्वायर रूट ले रहा हूं। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, स्क्वायर रूट लगा रहा हूं। ये देखो यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा लिया। चलो ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, v नजर आ रहा है, वी एफ इज इक्वल्स टू 196 का स्क्वायर रूट हमने क्या निकाला था? 14 मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर अभी भी वही आया है और पहले भी वही आ रहा था। तो आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है ना। कॉपी करो। बुक की एग्जाम्पल आपको एक करवा रहा हूँ बेटा, पिछला वाला लेक्चर बहुत छोटा था तो इस वाले लेक्चर को मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बुक की, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक एक ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8.1, इसको रब करना पड़ेगा, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। बुक की एग्जाम्पल,
पेज नंबर जो मेरे पास है वो है 123। आपके पास चेंज हो सकता है पेज नंबर, बाकी चीजें कुछ चेंज नहीं होगा। व्हेन कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, क्या गिवन है डेटा, क्या गिवन है आपको, फोर्स गिवन है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। आगे पढ़ रहा हूँ, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। जो जो डाटा में गिवन होता है उसको हम ऐसे ही लिखते रहते हैं। 45 डिग्री गिवन था, लिख लिया। विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 20 मीटर। डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई, जब भी एंगल गिवन हो ना फोर्स के साथ समझ लेना फोर्स किसी एंगल पर लग रही है। ये देखो आपको ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल गिवन है और फोर्स कितनी है, फोर्स है 100 न्यूटन। अच्छा, कहते हैं कि कितना आगे चला गया ये डिस्प्लेस होके, 20 मीटर आगे चला गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। डाटा में लिख लूंगा 20 मीटर, नीचे नजर आ रहे हैं, हाँ। D इज इक्वल्स टू 20 मीटर। चलो बताओ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूँ। आप लोगों ने देखा यहाँ पर एंगल गिवन है, वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना है तो वर्क के तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है एंगल वाला। जब वर्क किसी एंगल पर हो रहा हो तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला करेंगे, एंगल वाला। क्यों, एंगल गिवन है ना। तो ये देखो यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई और मैं लिखूंगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स बताओ कितनी है बेटा, फोर्स है 100, देख लो फोर्स है 100 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, मल्टीप्लाई बाय थीटा बताओ कॉस 45 डिग्री। इसको नीचे नजर आ रहा है, हाँ। ये देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 की वैल्यू आपको याद होगी बेटा 0.707। इन सबको मल्टीप्लाई करवाऊंगा और आंसर आ जाएगा। ये देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.707, आंसर आ रहा है 1414, यहाँ पर लिख रहा हूँ, आंसर आ रहा है 1414.2 जूल। वर्क निकाला है तो वर्क का यूनिट जूल ही होता है। दिस इज द आंसर। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। चलो इंशाल्लाह, अब आप लोग जब अगली बार आओगे फिर मुलाकात होगी। अ, अगर यहीं पर हमारा इख्तिताम हो गया इन लेक्चर्स का और ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो गई तो आपसे ऑन कैंपस मुलाकात होगी। सारे लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, इन लेक्चर्स को अच्छे से रिव्यू करना और फिलहाल मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। पूरा चैप्टर नंबर 8 ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाया गया है, अच्छे से तैयारी कर लेना बेटा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग बार बार बोल रहे हो कि सर हमने ये पढ़ा नहीं था। आपको वीडियोस मिल रही हैं, अच्छे से तैयारी करना है इससे, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे ऑन कैंपस मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।